माइक म्यूट कर दें। So first law of thermodynamics and applied to a closed system. This is the basic deal about the thermodynamics unit 1. Okay. This is the outline about the today topics. What is the introduction to thermodynamics? What is the first law of thermodynamics? What is the conservation of energy? What is the description with the formula? Significance, application of thermodynamics, limitation of thermodynamics, internal energy exchanges, work done by a gas, and the conclusion. These are the content. ये content हमें आज पढ़ने हैं. So introduction of thermodynamics, that is the branch of physics concerned with the heat and temperature and their relation to energy and work. In a particular, it describes how thermal energy is converted to and from other form of energy and how it affects matter. Generally thermodynamics जो है एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसे कि हम हीट और टेम्परेचर के रूप में पढ़ा करते थे 12वीं में, आपने देखा होगा, और जहां पे एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन हुआ करता था. तो इन अ पर्टिकुलर हाउ थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एंड फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस तरीके से उस थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी का हम उपयोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, एंड हाउ इट अफेक्ट द मैटर, किस तरीके से वो वहां के जहां पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको किस तरीके से अफेक्ट करती है. This is the first law of thermodynamics, state that the amount of heat given to a system is equal to the sum increases in the internal energy of the system and the external work done. Energy transformation जो होता है वो पहले कितना था और बाद में कितना है ये हमें देखने लायक है. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में. तो आप ये डायग्राम में जो देख रहे हैं कि एनर्जी बिफोर में कितनी थी, यहाँ पे एक कंटेनर है जिसपे कि एनर्जी रखी हुई है. आफ्टर द वर्किंग और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी यहाँ पे कितनी इकट्ठा हुई. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ. कुछ वर्क डन होगा यदि वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, लेकिन यदि वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा. ये चीज हमने आपको बताई थी. एनर्जी वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होती, ये आपको शुरू से बताते आ रहे हैं छोटे से. एनर्जी वॉज ट्रांसफॉर्म टू द एनवायरमेंट, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूसली चल रहा है एनवायरमेंट की तरफ. दिस इज द डायग्राम वेयर इज द हॉट एंड कूल, दैट इज अ टू कंटेनर और पुटिंग हियर, or suppose that a bucket contain of the hot water and another bucket contain of the cold water. एक बाल्टी जिसमें कि गर्म पानी है, एक बाल्टी जिसमें कि ठंडा पानी है. तो heat is always transfer from hot to cold side. तो heat is always transfer from hot to cold side. This is the assumption, not a sure. फर्स्ट लॉ एक लिमिटेशन की यदि बात करेंगे जब कभी, तो वो ये नहीं बोलेगा कि हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि कहां से कहां फ्लो रही है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये बताएगा, बट डायरेक्शन नहीं शो करेगा. लेकिन वी एज्यूम दैट हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कूल. यदि आप इसका बेहतर एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसा कि आपने यदि वही बकेट वाला एग्जाम्पल ही मैंने आपको बताया था कि एक बकेट में यदि गर्म पानी दूसरे बकेट में ठंडा पानी है तो दोनों के बीच में हीट बैलेंस बराबर हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हीट इज ऑलवेज गिवन अप टू द सराउंडिंग्स. जैसा कि बताया था पहली स्लाइड में, ये आप जो देख रहे थे, एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड टू द एनवायरनमेंट, एनर्जी ऑलवेज जो है एनवायरनमेंट की तरफ ट्रांसफर हो रही है. दिस इज द अनदर कॉफी एंड एनवायरनमेंट. This is the another. Please keep mic mute. So another example of where in which the coffee will becomes cold. कॉफी की हीट एनर्जी जो है एनवायरनमेंट में जा रही है, तो कॉफी विल बिकम्स द कोल्ड आफ्टर द हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर होने के बाद जो कॉफी रहेगी वो एनवायरनमेंट की तरफ हीट कॉफी की चली जाएगी. This is another example in a chain of energy transfer that start with the microwave oven. तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है यदि माइक्रोवेव को आप चालू करेंगे, तो आपने देखा वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी. ये भी एक होता है, हैपनिंग होती है. हीट इज ट्रांसफॉर्म टू द फूड, वी आर कुकिंग, कुकिंग यदि कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हीट ट्रांसफर हो रही है फूड की तरफ. फिर यदि देखेंगे आफ्टर कुकिंग, we take out the food out of the oven and expose it to the environment, and thus heat from the food is transferred to the environment.
गर्म खाना ओवन में रखने के गर्म खाना ओवन से निकालने के बाद यदि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में लाते हैं तो देखा होगा कि खाना थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने का मतलब क्या है, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम, गर्म खाने से हीट जो है निकल के इन्वायरमेंट की तरफ जा रही है। तो इफ वी गेट हंग्री, यदि आपको भूख लग रही होती है और यदि आपने ईट ले लिया है, यदि खाना खा लिया है और केमिकल एनर्जी आपकी फूड के द्वारा अंदर आ गई है, तो गेट कुड कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। बोलते हैं ना भूखे पेट भजन नहीं होते, तो वही वाला हाल है यहाँ पे कि यदि खाना नहीं मिलेगा तो आप दौड़ेंगे नहीं। तो यदि खाना मिल रहा है तो केमिकल एनर्जी के साथ अंदर आ रहा है और वो केमिकल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है एज वी डू आवर डेली एक्टिविटीज। तो डेली एक्टिविटीज जो आपकी हो रही है, रूटीन एक्टिविटीज, उसके द्वारा जो केमिकल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है। द एनर्जी ट्रांसफर गोज ऑन कंटिन्यू द चेन। ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, कंटिन्यूसली इसका ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। डिस्क्रिप्शन विद द फार्मूला, हीट वर्क फार्मूला, जैसा कि शुरुआत में हमने बताया, अभी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया कि जो हीट एनर्जी रहती है वो वर्क डन और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के समेशन के बराबर रहती है। तो ये आपका एक फार्मूला हीट के लिए है। और यदि वर्क डन के लिए दूसरा फार्मूला देखेंगे, दैट इज द पीडीवी और इंटीग्रेशन ऑफ द 1 to 2 पीडीवी। तो जो प्रेशर है वो हम मान के चलते कि कांस्टेंट है, या प्रेशर वेरी भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर वेरी करेगा, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम वेरी करेगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और प्रेशर बोलते हैं वेरी करता है, उस टाइम पे वर्क डन 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। when there is no displacement there will be no work done. Similarly, यदि आपका वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, उस केस में वर्क डन कितना होगा वो डिपेंड करेगा कितना वहां पे वॉल्यूम वेरी कर रहा है। तो दिस इज द वर्क डन फार्मूला इज इक्वल टू पीडीवी। ओके, सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है फर्स्ट लॉ का? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड इज कांस्टेंट। जितनी भी एनर्जी है वर्ल्ड के अंदर, उसका टोटल अमाउंट जो एनर्जी का है वो कांस्टेंट रहता है। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट मोर एनर्जी out of a system that is put into. You cannot get energy from the nothing. एनर्जी को हम कहीं और से नहीं ले सकते हैं। एप्लीकेशन यदि हम देखेंगे तो कैन बी यूज टू फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज यूज टू कैलकुलेट द क्वांटिटी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। इसका इस्तेमाल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए होता है, जो कि आइडियल गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज द अनदर एप्लीकेशन। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द सर्टेन प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। दिस इज द फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है, वो बताता नहीं है कि ये प्रोसेस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये कभी नहीं बताता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इट डज नॉट स्पेसिफाई दैट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम द लो टेम्परेचर बॉडी टू ए हाई टेम्परेचर बॉडी। यदि प्रोसेस, सपोज दैट आपको कूलिंग प्रोसेस करनी है, तो कूलिंग प्रोसेस कभी भी अपने से नहीं होती है जब तक कि वैसी प्रोसेस ना की जाए। कूलिंग यदि मतलब आपको यदि आइस जमाना है तो आइस जमाने के लिए हमें एवोपरेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, वहां पे हमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करनी पड़ेगी, हीट निकालनी पड़ेगी बॉडी से, तब उस बॉडी वो जो है पानी जो है आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्शन कि हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है, हॉट टू कोल्ड हो रही है कि कोल्ड टू हॉट हो रही है, ये आज तक नहीं पता चल पाया। तो ये एक सीमा है, लिमिटेशन है इसकी फर्स्ट लॉ की। दूसरी लिमिटेशन देखेंगे तो वहां पे जो प्रोसेस के रूप में हीट डायरेक्शन हो रहा था वो भी शो नहीं हो रहा है कि हीट कहाँ से कहाँ पे फ्लो हो रही है, ये भी हमें पता नहीं चल पा रहा है। यदि हम देखना चाहें कि हीट हॉट टू कोल्ड फ्लूइड पे फ्लो हो रही है तो ये भी दिखाई नहीं देगा आपको, और यदि हम देखना चाहें कि हीट जो है कोल्ड टू हॉट फ्लो हो रही है तो ये भी हमें नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा एक्चुअल केस में भी होता है कि खाना, जैसा कि हमने बताया कि आपने ओवन से निकाल के गर्म करके लाए और रख दिए, थोड़ी देर बाद खाना ठंडा हो गया, तो जो खाना ठंडा हो रहा है उसमें पता नहीं चल पा रहा है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो गई, बट हीट इज ऑलवेज फ्लो। तो हीट का जो फ्लो है, मूवमेंट है, वो हो रहा है। अब हीट यदि खाने के अंदर ज्यादा थी तो वहां से हीट निकल के इन्वायरमेंट में चली गई, क्योंकि इन्वायरमेंट में उसके कंपैरिजन में हीट कम थी। लेकिन यदि हम बोलना चाहें कि यदि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही, तो ये भी चीज समझ में नहीं आ रही है कैसे हो रही है।
क्योंकि आज तक ये चीज दिखाई नहीं दी। ठंड के दिनों में आप देखिए कि आपको ठंड बहुत लगती है, तो ठंड के दिनों में यदि आपको ठंड लग रही है और फिर आप जैकेट पहन लेते तो आपको अच्छा लगने लगता है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे आपने जब जैकेट पहन ली है तो जैकेट पहनने के बाद आपको कंफर्ट फील हो रहा है, उसमें से कुछ हीट निकल के अंदर आ रही है। आजकल वुलन वाली जैकेट आती हैं, या बोलना चाहिए आपकी ऐसी जैकेट आती है जो कि आपको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करती है। तो जब इस तरह की जैकेट आप पहन लेते हैं तो आपको अच्छा वार्मिंग फील होने लगता है, अच्छा लगने लगता है ठंड के दिनों में। तो ऐसा करते क्यों हैं हम? क्योंकि वहां पे हमें वार्मिंग इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो बट हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हम देख नहीं पाते कि कोल्ड बॉडी से हीट इन्वायरमेंट की तरफ जा रही है या हीट जो है हमारी हॉट टू कोल्ड आ रही है। तो इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए सेकंड लॉ पे मूव किए गए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि यदि हीट को, और उसने बोला सेकंड लॉ ने कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड, बट कोल्ड टू हॉट यदि करना है तो उसके लिए हमें वर्क डन देना पड़ेगा। जैसे घरों में आपके फ्रिज रहता है, रेफ्रिजरेटर जैसे आप बोलते हैं, तो उसमें जो है हीट जो है लो टू हाई टेम्परेचर आप फ्लो कराते हैं। तो उसके लिए आप कंप्रेसर की हेल्प लेते हैं, कंप्रेसर को चलाते हैं, कंप्रेसर को वर्क डन देंगे तब जाके वो चलेगा। इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल जो अपने पास है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के रूप में है। और जैसा कि आपने बताया कि इंटरनल एनर्जी जो रहती है, इट इज द ऑल टाइप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पानी यदि गर्म करेंगे तो पानी जब गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने के दौरान आपके उसमें मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। एंड जो मॉलिक्यूल्स नहीं जनरेट हो पा रहे हैं, जो कोलाइड नहीं हो पा रहे हैं, जिनमें एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही, वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो दैट इज द के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स रैंडम मोशन। क्योंकि वहां पे जब पानी गर्म करते हैं चाय बनाने के लिए, तो आप देखते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से एकदम सफर करते हैं या भागते हैं इधर से उधर। और पोटेंशियल पी इज दैट इज द इंटरेक्शंस, दैट इज द एग्जांपल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। किस तरीके का मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फॉर एन आइडियल गैस नो इंटरेक्शन। तो आइडियल गैस के लिए हम मान के चलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही इंटरनल एनर्जी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है, जैसा कि हम बात कर रहे थे फार्मूले के रूप में, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज द mcv डेल्टा टी। तो टेम्परेचर चेंज इज एसोसिएटेड इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। जब कभी टेम्परेचर चेंज होगा गैस को गर्म करने में, पानी को गर्म करने में, तभी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो पानी को गर्म करने में इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और पानी को ठंडा करने में इंटरनल एनर्जी कम होती है। इसी तरीके से गैस को यदि आप गर्म करेंगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी होगी, और यदि गैस को ठंडा करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के रूप में है यहाँ पे। We already know that when the heat is absorbed or released by a system, its internal energy increases or decreases. तो जब कभी हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे इंक्रीज बोलते हैं, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के रूप में। और जब कभी एनर्जी रिलीज होती है यानी सराउंडिंग की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी। अदर वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी वर्क के रूप में है आपका। जैसे वर्क डन अभी आप देखेंगे, ये सिलेंडर पिस्टन मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल है, सिलेंडर पिस्टन मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन मूव कर रहा है। यदि पिस्टन कब मूव करेगा, यदि आगे उसको बढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है, तो यहाँ पे गैस को गर्म करेंगे। गैस को गर्म करेंगे तो पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रेवल करेगा, जैसा कि आपके ऑटो साइकिल में होता है या जो आपकी टू व्हीलर आप चलाते हैं उसमें होता है। जब जैसे ही आप देखते हैं कि गाड़ी आगे बढ़ रही है तो किसके कारण से गाड़ी आगे बढ़ रही है, गाड़ी इसके कारण से आगे बढ़ रही है कि पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है। जब तक पिस्टन का मूवमेंट नहीं होगा तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे उसको पावर मिल रही है, यहाँ पे पावर स्ट्रोक हो रहा है। जब यहाँ पे इग्निशन की प्रोसेस होगी, इग्निशन की प्रोसेस के कारण जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट dx है जो आप देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से कुछ काम हो रहा है। जब कोई चीज को खिसकाते हैं तो मैकेनिक्स की भाषा में भी वर्क डन होता है। जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो वो वर्क डन के रूप में रहता है। तो यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं इस पिस्टन पे ताकि वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एट ए कांस्टेंट प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम विल बी डिस्प्लेस, दैट्स व्हाई देयर विल बी अ वर्क डन। यहाँ पे आपका काम होगा, पिस्टन जब मूव करेगा तो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट को पावर मिलेगी, और क्रैंकशाफ्ट के पावर मिलने से गाड़ी के व्हीकल्स के व्हील को पावर मिलेगी और वो घूमने लगेंगे। तो दैट इज द एग्जांपल कि गैस विथ ए प्रेशर एक्सपांड बाय ए पुशिंग अ पिस्टन बाय ए डिस्टेंस dx, that is a force
फोर्स इज इक्वल टू F इंटू एक्स या P इंटू ए, बोथ इज एप्लीकेबल। वहां पे मैकेनिक्स की लैंग्वेज, यदि आपने किसी कुर्सी टेबल को खिसकाया फोर्स लगा के, तो वो भी आपका क्या बोलते हैं, वर्क डन के रूप में आएगा। यहाँ पे जो फोर्स बन रहा है वो आपका प्रेशर इंटू एरिया के रूप में है। तो जो प्रेशर की यूनिट रहती है वो आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहती है, और एरिया जो रहता है वो मीटर स्क्वायर में रहता है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपका यहाँ पे न्यूटन मिलेगा। तो जो फोर्स लग रहा है बाय द गैस ऑन द पिस्टन दैट इज इन न्यूटन। तो वर्क डन बाय द गैस दैट इज अ dw इज इक्वल टू P इंटू ए dx इज इक्वल टू P dv। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम इनटू प्रेशर दैट इज इक्वल टू वर्क डन। दिस इज द कंडीशन ऑफ वर्क डन बाय अ गैस। as volume goes from V initial to V final, suppose that initial वॉल्यूम उसका कुछ और था और फाइनल वॉल्यूम उसका कुछ हो गया। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे 1 मीटर क्यूब था, फाइनल वॉल्यूम बढ़ के 2 मीटर क्यूब हो गया। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हुआ 2 माइनस ऑफ 1। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हुआ 2 माइनस ऑफ 1, तो 1 मीटर क्यूब उसका चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया। तो वर्क डन दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम दैट इज द PdV। तो dV मींस दैट इज अ चेंज ऑफ वॉल्यूम। और इसी को लिमिट के रूप में हम पढ़ा करते हैं इंटीग्रेशन में, कि इनिशियल कंडीशन को हम 1 पढ़ लेते हैं और फाइनल कंडीशन को 2 कर लेते हैं। वर्क इज द एरिया अंडर द पीवी कर्व। ये जो पीवी कर्व आप देख रहे हैं इसी में ही वर्क डन शो होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू एरिया, लिमिट है V1 से V2, PdV इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, और वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है फ्रॉम यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका कम था, अब जब एक्सपांसन किया, जब हमने गैस को एक्सपांड किया तो वॉल्यूम विल बिकम्स मोर, वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन आप साइमल्टेनियसली क्या देख रहे हैं कि प्रेशर जो है कम हो रहा है। प्रेशर पहले यहाँ पे P1 था, प्रेशर कम होकर कितना हो गया है P2 हो गया है। तो यदि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये एक्सपांसन की प्रोसेस है कि जब एक्सपांसन हो रहा है तो वर्क डन बाय गैस इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे वर्क डन जो है आपको मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, ये आप देख रहे हैं कि दूसरा एग्जाम्पल कंप्रेशन का एग्जाम्पल है। ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आप साइकिलों में या टायरों में हवा भराते हैं तो उस टाइम पे वॉल्यूम उसका 1 मीटर क्यूब है, उसका तो उसको कंप्रेस करके अंदर डाल दिए, 0.5 मीटर क्यूब की एयर अंदर चली गई। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा प्रेशर पे कम वॉल्यूम की एयर को अंदर कंप्रेस करके भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर जब P1 था, आफ्टर द कंप्रेशन जो प्रेशर हो गया वो P2 हो गया। तो जो वर्क डन रहेगा वो एरिया के बराबर है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं AC के बराबर है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन हमें देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर को वर्क डन हरदम देना पड़ता है, जबकि जब गैस गर्म होती है, एक्सपांड होती है, उस टाइम पे हमें वर्क डन मिलता है। तो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वर्क और लेस देन मतलब आपका नेगेटिव वर्क डन। तो दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ये ऑन द सिस्टम होता है। और ऑन द सिस्टम को हम नेगेटिव साइन से लेते हैं और बाय द सिस्टम को हम पॉजिटिव साइन से लेते हैं। This is the first law of thermodynamics. If the heat is absorbed by a system, यदि heat absorb होगी, it is the greater than 0, तो internal energy भी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से जैसे कि वर्क के लिए डिफाइन किया, वैसे ये हीट के लिए और इंटरनल एनर्जी के लिए है। तो इफ द हीट इज अब्सॉर्ब बाय ए सिस्टम इज ग्रेटर देन इज 0, तो यहाँ पे आपके पास जो वर्क डन हीट ट्रांसफर रेट है वो पॉजिटिव के रूप में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब यानी हीट सप्लाई टू द सिस्टम पॉजिटिव। इफ द हीट इज रिलीज बाय अ सिस्टम, तो व्हाट विल हैपन, इफ द हीट इज रिलीज, जैसे कि खाना आप ओवन से निकाल के लेके आए, ठंडा होके खाना अपनी हीट को एनवायरनमेंट में दे दिया, तो हीट रिलीज हो गई एनवायरनमेंट की तरफ। जब हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव हो जाएगा वो, और जब ये नेगेटिव होगा तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी आपकी नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी। तो अभी आपने देखा कि हीट एब्जॉर्ब जब सिस्टम को रही थी, आप खाना खा रहे थे, आपके अंदर एनर्जी आ रही थी, तो एनर्जी आने के कारण इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने खाना ओवन से बाहर निकाल के रखा, या आप टहलने के लिए ठंड के दिनों में बाहर चले गए, तो आपको फिर से भूख लगने लगी, तो हीट एनर्जी यहाँ पे लूज हो गई। हीट एनर्जी लूज होगी तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इफ द वर्क इज डन बाय द गैस एक्सपांशन के केस में, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कम होगी। इफ द वर्क डन ऑन द गैस, कंप्रेशन यदि प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट वर्क एंड द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी।
तो यहाँ पे वही चीज बोली गई, रिमेंबर द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि वर्क डन इज ग्रेटर देन जीरो, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया गया, ठीक है ना। लेकिन यदि हीट इज ग्रेटर देन जीरो देन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो ये पॉजिटिव के रूप में है कि यदि ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यदि लेस देन कर देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा और यहाँ पे हीट रिलीज टू द सिस्टम हो जाए, फ्रॉम द सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक बात है कि जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की टेंड्स टू इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है, हम देख रहे हैं क्यों, क्योंकि वहां पे एनर्जी को हम ऐड करना है। एनर्जी को जितनी ज्यादा हम ऐड करेंगे उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ जो आप देख रहे हैं दैट इज अ डी, डी इज द चेंज ऑफ एनर्जी। तो डी जब चेंज ऑफ एनर्जी रहेगी तो उस केस में यहाँ पे अपने पास जो हीट ट्रांसफर और वर्क डन का डिफरेंस है वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं बन जाएगी। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी और एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ द dq माइनस ऑफ dw। दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसी को ही बोलते हैं, दैट इज q इज हीट एब्जॉर्ब एंड W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। पानी को आप गर्म करेंगे तो पानी को गर्म करने पे वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ साथ पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी इंटरनल एनर्जी में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो दोनों को समेशन कर दीजिए, यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन होगा और वर्क डन होने के साथ साथ वहां पे यदि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रही है तो दैट इज डन बाय द हीट सप्लाई। क्योंकि आपने गैस को ऑन किया, बर्तन में पानी रखा था, उसको गर्म करना चालू किया, तो धीरे धीरे वहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं गैस को ऑन करके। जब हीट ट्रांसफर होगा तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क डन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वर्क डन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। द क्वांटिटी Q माइनस W इज द सेम फॉर ऑल प्रोसेस। ये क्वांटिटी जो रहेगी ऑल प्रोसेस के लिए सेम बनी रहेगी। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसका सीधा सीधा संबंध इनिशियल और फाइनल कंडीशन से रहता है एंड डज नॉट डिपेंड एट ऑल एंड हाउ द सिस्टम गेट्स फ्रॉम द वन टू अनदर। इसको कोई सिस्टम पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि वन टू अनदर सिस्टम पे जाए। दिस इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में जानी जाती है। इंटरनल एनर्जी, दैट पोर्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज नॉट ए which is not a kinetic or potential energy. It include thermal, chemical, electrical, magnetic and other form of energy. तो इंटरनल एनर्जी रहती है, इन सभी में थर्मल एनर्जी भी शामिल है, केमिकल एनर्जी भी शामिल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी शामिल है, मैग्नेटिक भी और अदर फॉर्म की एनर्जी भी शामिल है। तो उसको हम जो मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं दैट इज du इज इक्वल टू c dt। तो in case of gases, internal energy is given by U is equal to Cv dt. Specific heat change with temperature is given by, that is a C is equal to C naught in bracket of A plus Bt. A and B are the constant and C naught is the specific heat at the 0 degree centigrade. This is the condition कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो किस तरीके से वेरी कर रही है, वो किस पे डिपेंडेंट है। स्पेसिफिक हीट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। ये सारी आइडियल बातें हैं जो कि हम पढ़ा करते हैं कि आपकी इंटरनल एनर्जी जो है, या बोलना चाहिए स्पेसिफिक हीट जो है वो आपकी फिक्स है, वो कहीं वेरी नहीं कर रही है। तो स्पेसिफिक हीट इज डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट, दैट इज द ए एंड बी कांस्टेंट। तो बी कांस्टेंट के साथ में आपका टेम्परेचर लगा हुआ है टी। ये टेम्परेचर जितना आपका वेरी करेगा उसके हिसाब से बी वैल्यू वेरी करेगी। द टोटल एनर्जी इन द मास m इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी as well as potential energy as well as the kinetic energy in the mass। तो total energy जो रहेगी यहाँ पे E is equal to internal energy, potential energy, kinetic energy। तो internal energy जो रहती है इसको m into u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको हम अभी अब और बताएंगे डिटेल में। पोटेंशियल एनर्जी जो है mgz जो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ये mgh जो बोल दीजिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो ये दुनिया भर की जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी के रूप में काउंट होती है। दिस इज द एंथैल्पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंथैल्पी? एंथैल्पी को यदि आप सिंपली देखेंगे तो दिस इज द हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे
दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज ऑफ वर्क डन। आप ये देख रहे हैं, इट इज द समेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ द फ्लो एनर्जी। तो कभी भी इसको वर्क डन चेंज के रूप में नहीं बोलते हैं, इसको फ्लो एनर्जी के रूप में बोलते हैं। जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रहता है उसको हम फ्लो एनर्जी के रूप में देखा करते हैं। तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू U2 minus of U1, that is for a change of enthalpy. Enthalpy is represented here the heat form. तो किसी भी सब्सटेंस में भी एंथैल्पी को बोल रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज हो रही है, इसका मतलब हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कैन बी यू कंबाइन U2 प्लस P2 V2, ये यदि कंबाइन कर दें माइनस ऑफ U1 प्लस P1 कर दें तो आपके पास यहाँ जो एंथैल्पी रहेगी वो U प्लस PVS के फॉर्म में लिख सकते हैं। या इंटरनल एनर्जी यदि लिखनी होगी तो H माइनस ऑफ PV के फॉर्म में ले सकते हैं। तो एंथैल्पी इज स्पेशली valuable for the analyzing isobaric process. The heat transfer in a constant pressure Cauchy-Equilibrium process is equal to the change in enthalpy, which include both the change in internal energy and the work for this particular process. This is by no means a general result. It is valid for this special case only because the work done during the process is equal to difference in PV product for the final and initial state. This would not be true if the pressure had not remained constant during the process. टाइम कम बचा है, 5 मिनट बचे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इस चीज को और बता देता हूँ। ये जूल एक्सपेरिमेंट है, जैसा कि हमने छोटे में कभी देखा हो कि ये एक पेडल व्हील रहता है, पानी के अंदर टर्न करता है, इसको मथा जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको हम लिफ्ट करा रहे हैं, h हाइट तक वेट को लिफ्ट करा रहे हैं थ्रू द पुली। पुली एक लगी हुई है, जैसे कि आप कुएं से पानी निकालते हैं, वैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि टेम्परेचर विल बी राइज when the some work done is happening there. यदि वहां पे कुछ काम हो रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर राइज होगा। तो दैट इज द जूल एक्सपेरिमेंट डिनोटिंग द फर्स्ट लॉ, दैट इज अ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq। साइक्लिक इंटीग्रल मतलब कि उस पूरे साइक्लिक सिस्टम में कितनी हीट ट्रांसफर हुई और उससे हमें कितना वर्क डन मिला। तो पूरी साइक्लिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जो है dq के फॉर्म में हुआ, चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर। और उस साइक्लिक प्रोसेस में टोटल जो वर्क डन हुआ यहाँ पार्सली रूप में दिखाया गया है, क्योंकि एक स्मॉल प्रोसेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। यदि बिग सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो वो चीज आपकी निकल के सामने आ जाएगी। तो जूल एक्सपेरिमेंट दैट इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड इट विल इक्वल टू द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट। 1 calorie corresponding to the amount of heat that is needed to get the 1 gram of water from 14.5 C to 15.5 C. Okay, this is the system in which the insulating valve आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बनाई जाती है insulating valve, जो कि heat transfer को prevent करती है from system to surrounding. If the fraction in mechanism is negligible, यदि fraction को यदि हम मान के चलें कि mechanism में fraction नहीं है, the work done by the paddle wheel on the water is equal to the change of potential energy of the weight. तो जो जितना भी work done paddle wheel के द्वारा किया जा रहा है on the water is equal to the change of potential energy of the weight. तो potential energy के जो चेंज हो रही है वो वेट के द्वारा हो रही है। इस तरीके से आज का लेक्चर हम पूरा कर रहे हैं। Tomorrow I will discuss from the remaining topics of the today discussion. So attendance will continue. बाद में किसने ज्वाइन किया है आप बता दीजिए।